नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, पूरे देश में विमेन रिजर्वेशन को लेकर महाभारत जारी है। जिस तरह नारी शक्ति वंदना में संशोधन का बिल संसद में गिरा। जी हां, मैं जानबूझ के नारी शक्ति वंदना में संशोधन का बिल संसद में गिरा। हालांकि कुछ लोग इसे विमेन रिजर्वेशन बिल गिराने की बात कह रहे हैं, यानी महिला आरक्षण का बिल संसद में गिर गया, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। महिला आरक्षण तो 2023 में ही प्रदान कर दिया गया है, और जब महिला आरक्षण दिया जा रहा था तो सभी पार्टियों की सर्वानुमति थी। तो महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का या महिला आरक्षण बिल का विरोध हुआ, यह बात तो पहले सिरे से ही गलत है। सवाल यह है कि महिला आरक्षण में जिस संशोधन को लाया गया था और 2029 से पहले ही जो आरक्षण देने की बात कही जा रही थी, और उस आरक्षण को परिसीमन के साथ मिलाकर एक खिचड़ी तैयार किया गया था। सवाल यही है कि वह खिचड़ी गिरी है लोकसभा में, लेकिन भाजपा इसे पूरे देश में महिला सम्मान से जोड़कर एक बड़ा मुद्दा बना रही है, और उसकी पूरी कोशिश है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जहां अभी चुनाव होने बाकी है, महिलाओं के सामने एक नैरेटिव खड़ा किया जाए कि तमाम विपक्षी दल महिला विरोधी हैं। हालांकि जब महिला आरक्षण 2023 में लाया जा रहा था और उसके पहले कांग्रेस की ओर से भी कोशिश हुई थी, उस वक्त भी महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी, एसटी, एससी समुदाय की आरक्षण की बात कही गई थी, मांग की गई थी। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त कांग्रेस भी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं थी, और आज भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। अब जब परिस्थितियां बदली है और कांग्रेस का पूरे देश से सफाया हुआ है, उस हालत में कांग्रेस एक नैरेटिव लेकर आई है, और वह नैरेटिव है कि महिलाओं को भी श्रेणीबद्ध किया जाए। यानी महिला आरक्षण तो ठीक है, इसका वो सहमति भी प्रदान कर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी मांग जारी है कि विमेन रिजर्वेशन के अंदर ओबीसी, एसटी और एससी समुदाय के महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि लोकतंत्र का जो मंदिर है वह और भी खूबसूरत हो सके, और वहां हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके। खैर, देर से ही सही कांग्रेस ने यह फैसला लिया है, और कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है कि कास्ट सेंसस होने वाला है। इसलिए हम लोग 2011 के कास्ट सेंसस के आधार पर नहीं, 2026, 25-26 का जो कास्ट सेंसस है, उस आंकड़े के आधार पर डिलिमिटेशन करें, और उसी आंकड़े के आधार पर महिलाओं को, ओबीसी, एसटी, एससी समुदाय की महिलाओं को रिजर्वेशन प्रदान करें। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा पूरे देश में इसे या विपक्ष को महिला विरोधी चेहरे के रूप में चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आज यहां इस विषय की चर्चा करने नहीं आया हूं। इसकी चर्चा इसलिए जरूरी थी क्योंकि आरक्षण का सवाल देश का एक बड़ा सवाल बनकर इस वक्त खड़ा है, और आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस खड़ी है, जबकि कांग्रेस का दावा है भाजपा आरक्षण का विरोध कर रही है। दोनों के अपने नैरेटिव हो सकते हैं, लेकिन इसके बीच मैं कुछ आंकड़े को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, और ये आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी, एसटी, एससी समुदाय के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है। आरक्षण दुनिया के कई देशों में भी लागू है, भले ही वहां रिजर्वेशन जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, और वहां आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, पॉजिटिव एक्शन कह सकते हैं, तमाम तरह की शब्दावलियां गढ़ी गई हैं। निगरों के लिए भी विशेष संरक्षण दिया गया है। अमेरिका जैसे देश में, जो कभी ब्लैक का देश होता था, गोरा का देश हो गया, तो वहां
ब्लैक कम्युनिटी को, ब्लैक यानी निग्रो को संरक्षण के लिए भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक विभेद कह सकते हैं दिया जा रहा है। सवाल इस पर बहस नहीं है। मैं जो सवाल कर रहा हूं या मैं जो आंकड़े पेश कर रहा हूं वह एक दूसरी दिशा आपको देगी, और दिशा यह देगी, यदि आप किसी चश्मे से आरक्षण को देखने की अब तक कोशिश कर रहे होंगे तो यह जो आंकड़ा है, यह जो स्टैटिस्टिक्स आया है, यह जो संख्या सामने आई है, वह आपका चश्मा बदलने को मजबूर कर सकती है। तो चलिए बात इधर उधर की नहीं कर सीधे आंकड़े पे आते हैं और मुद्दे पर आते हैं। आंसू वाले संजय मेहता को तो जानते ही होंगे। संजय मेहता इन दिनों खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, यानी अब आंसू का आधार तो सिमट गया, सियासी हैसियत में आंसू की कुछ कमी आई है। हालांकि यह राजनीति है, आने वाले दिनों में आंसू का फिर से उदय होगा, फिर आंसू उसी जज्बे में आएगा, फिर आंसू राजनीतिक सफर शीर्ष पर पहुंचेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन संजय मेहता इन दिनों ये हर दिन एक नई खोज लेकर सामने आते हैं। संजय मेहता से तमाम असहमतियां हो सकती है, लेकिन उनके आंकड़े या उनके सवाल को सुनना बेहद जरूरी है। तो संजय मेहता ने सवाल एक चित्र पेश किया है और उस चित्र के सहारे बतलाने की कोशिश की है कि रिजर्वेशन जरूरी क्यों है, और वे बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा, आप जानते हैं कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, 245, और उसमें से संविधान का आर्टिकल 80 के तहत महामहिम राष्ट्रपति को अधिकार है कि 12 सदस्यों का वे मनोनयन कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति जब भी मनोनयन करते हैं तो उसके पीछे सरकार ही होती है, सरकार का सुझाव होता है, सरकार का सलाह होता है। तो सीधा सीधा दोष राष्ट्रपति महोदय पर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस वक्त के तमाम सरकारों को दिया जा सकता है। और जो आंकड़े हैं 1952 से 2026 तक कुल 136 सांसदों को मनोनीत किया गया है। किनसे किया गया है? राष्ट्रपति की ओर से किया गया है। यह आंकड़ा 160 तक जा सकता है, 160, क्योंकि कई ऐसे चेहरे भी हैं जो एक से अधिक बार चयनित हुए हैं। लेकिन क्या ये जो 160 या 136, 136 राज्यसभा मनोनीत हुए 1952 से 2026 तक, इसमें तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व मिला? क्या एसटी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिला? क्या अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व मिला? क्या ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिला? तो उसके समझने के लिए इन आंकड़ों को में आगे चलते हैं। तो अब तक के जो आंकड़े कहते हैं 160 में से सिर्फ और सिर्फ एक एसटी को मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति महोदय की ओर से। एससी की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, तो अब तक सिर्फ 4 सदस्य ही मनोनीत हुए हैं 1952 से 2026 तक, जब 160 का फिगर है, 160 लोगों का मनोनयन हुआ है अब तक। ओबीसी से भी 4 ही मनोनीत हुए हैं, यानी एसटी से 1, एससी से 4, ओबीसी से 4, 4, 4, 8, 1, 9, 160 में 160 में 9 वो आंकड़ा है जो एसटी, एससी और ओबीसी के हिस्से आई है। बाकी सभी सदस्य समान कैटेगरी से। एक कैटेगरी कलाकारों की होती है, आर्टिस्टों का सम्मान किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन 160 में, पहली बात तो 160 में आर्टिस्ट वर्ग से जो लिया गया वे सिर्फ 17 लिया गया, जबकि ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए था। अपने कलाकारों को, अपने नृत्यांगनाओं को, अपने दूसरे लेखकों को, कवियों को हमें भरपूर स्पेस देना चाहिए था, क्योंकि राज्यसभा उन्हीं के लिए है जो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, यदि संसद का दूसरा सदन कोई अलोकप्रिय निर्णय ले रहा है, असंवैधानिक निर्णय ले रहा है, तो उस पर अंकुश लगे। खैर जाने दें, 17 कलाकारों को मनोनीत किया गया और उस 17 में से कोई एक भी एसटी एससी का कलाकार नहीं था। यह आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं और यही से सवाल खड़ा होता है कि आरक्षण की जरूरत क्यों है देश में। और जब यह बात मैं कह रहा हूं
कि क्यों है आरक्षण की जरूरत देश में और क्यों 160 के आंकड़े में एसटी, ओबीसी, दलित सिर्फ 9 तक लटक गया। और इसका गुनाहगार कौन है? क्या सिर्फ पीएम मोदी जी? जैसा कांग्रेस नैरेटिव गढ़ रही है, भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा आरक्षण विरोधी है, भाजपा आदिवासी विरोधी है। भैया मेरे, 60 वर्षों तक आपका शासन रहा है, बिना 1952 से लेकर 2026 तक कांग्रेस का शासनकाल कितने दिनों तक रहा, यह भी तो गौर कर लीजिए। आपका रिज्म भी उसमें जुड़ा हुआ है। आप अपने रिज्म में, कांग्रेस ने अपने रिज्म में, अपने शासनकाल में कितने पिछड़ों को, कितने दलितों को, कितने आदिवासी समुदाय को मनोनयन किया? तो आपने भी नहीं किया। जब सत्ता आपके हाथ से निकल गई तो आपको याद आ रही है कास्ट सेंसस की, आपको याद आ रही है रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की। आप इस बात की वकालत करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, महिलाओं को एक श्रेणी में नहीं रखकर महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी, दलित, एसटी समुदाय को भी, महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन याद कीजिए, जब आप महिला आरक्षण बिल लाए थे तो उसी संसद में राजद के नेता ने आपकी प्रति फाड़ दी थी विमेंस बिल का, सुरेंद्र यादव। और क्यों फाड़ी थी? सिर्फ इसलिए कि उनका कहना था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हो। आज ही आप पीएम मोदी को, भाजपा को मनुस्मृति का अनुयायी बता रहे हैं, मनुस्मृति मानने वाले बता रहे हैं। कल आप भी तो यही कर रहे थे। यदि आज भाजपा पिछड़ा विरोधी है, यदि आज भाजपा दलित विरोधी है, यदि आज भाजपा आदिवासी विरोधी है, कल आपकी भूमिका क्या थी? आपने 60 वर्षों में कितने एसटी, एससी, ओबीसी को मनोनयन किया? सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, राहुल गांधी एक नए नैरेटिव में आए हैं। आजकल वे जगदेव प्रसाद के रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज भी आप जो प्रदेश का संगठन बनाते हैं, संगठन तैयार किए हैं, उसमें ओबीसी, दलित और एसटी समुदाय को कितनी भागीदारी दी गई है? ठीक है, एक कांग्रेस का नैरेटिव है, एक भाजपा का नैरेटिव है। ओबीसी, एसटी तो खैर अपने हिस्से की लड़ाई वहीं लड़ता रहेगा और हर राजनीतिक दल इन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। कल भाजपा ने इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, आज भाजपा इस्तेमाल कर रही है। कल कांग्रेस कहती है आज कि यह मनुस्मृति वाली सोच है कि एसटी, ओबीसी के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कल आप भी वही कर रहे थे। खैर, इन सवालों को छोड़ते हैं, पहले चलते हैं संजय मेहता। संजय मेहता, मैंने निचोड़ बताने की कोशिश की, लेकिन संजय मेहता जो पोस्ट किए हैं, अपना सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं, वे क्या लिख रहे हैं, जरा उनके शब्दों को समझे और इस बात की समझने की कोशिश करें कि ओबीसी आरक्षण, एसटी आरक्षण, दलित आरक्षण यानी आरक्षण कितना जरूरी है। दरअसल संजय मेहता अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं, आरक्षण की बात छिड़ी है तो एक बात कहना चाहता हूं, आरक्षण बहुत जरूरी है, किसी भी कीमत पर जरूरी है। जहां आरक्षण नहीं, वहां के हालात क्या हैं, ये समझना जरूरी है। एक आंकड़ा दे रहा हूं, राज्यसभा इस देश का सर्वोच्च सदन है। यहाँ 245 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। सरकार के सहमति पर ही राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। आजादी के बाद से अब तक अर्थात 1952 से 2026 तक ऐसे 136 सांसद बने हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को 2 बार या उससे ज्यादा भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता रहा है। आजादी के बाद से आज तक इन मनोनीत लगभग 160 सांसदों में से एसडी, शेड्यूल ट्राइब्स से केवल एक सदस्य मनोनीत हुआ है। एससी, शेड्यूल कास्ट से भी एक ही हुआ, एससी से 4, ओबीसी से 4 हुआ, बाकी सभी मनोनयन सामान्य वर्ग से हुआ। मनोनीत सांसदों में अब तक 17 सांसद कलाकार कैटेगरी से आए हैं। इन 17 में से कोई भी एसटी, एससी कलाकार आज तक मनोनीत नहीं हुआ। मनोनयन का आधार साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान माना जाता है। क्या आजादी के बाद
अब तक देश में सिर्फ एक एसटी और 4 एससी ही इस काबिल निकले। इस देश में जहां आरक्षण नहीं है वहां हाल बुरा है। राज्यसभा के सभी 245 सीटों पर एससी, एसटी, ओबीसी का हाल बुरा है, क्योंकि राज्यसभा में एसटी, एससी के लिए आरक्षण नहीं है। इसलिए फिलहाल आरक्षण को और भी सशक्त और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। इस देश में वंचित, शोषित तबके को हमेशा से दबाया गया है। ऐसे आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यह कितना ड्रामना सच है कि ऐसे मजबूत जगहों पर पिछले दरवाजे से लोग भर दिए जाते हैं और प्रतिनिधित्व का हक मार दिया जाता है। क्या एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से साहित्य, विज्ञान, कला, समाज के क्षेत्र में आज तक सभी सरकारों को सिर्फ 9 व्यक्ति ही मिले? आरक्षण बहुत जरूरी, सोचिएगा जरूर। मैं फिर कह दूं, संजय मेहता से आपकी असहमति हो सकती है क्योंकि वे एक पॉलिटिकल चेहरा है, लेकिन संजय मेहता ने अपने आंकड़ों से आज एक साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों को नंगा कर दिया है। कांग्रेस जिस दम के साथ कहती है कि भाजपा मनुस्मृति के राह पर चलने वाली है, सबसे पहले उसको जवाब देना चाहिए। 60 वर्षों के शासनकाल में आपने कितने पिछड़ों, कितने दलितों और कितने अनुसूचित जाति के लोगों को राज्यसभा भेजा, यानी राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से मनोनीत करवाया। और ये आंकड़े बेहद डरावने हैं और इन डरावने आंकड़ों के बीच ओबीसी की महिलाएं आदि या ओबीसी यह मांग कर रहा है कि रिजर्वेशन के अंदर ही रिजर्वेशन हो, यानी महिलाओं को रिजर्वेशन तो मिले, लेकिन उस रिजर्वेशन में एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया जाए। क्या यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है? क्या यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि देश का मंदिर खूबसूरत तो हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़े, लेकिन उस प्रतिनिधित्व में ओबीसी, एसटी और एससी समुदाय की महिलाएं भी वहां पहुंचे, ताकि लोकतंत्र का मंदिर और भी सुंदर हो सके, और भी खूबसूरत हो सके और हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति का लोगों का प्रतिनिधित्व हो, यानी पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हो। यह सवाल आपके साथ मैं छोड़े जा रहा हूं। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।